अभी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम का आइडिया नहीं है, तो फिर आप इन्वॉल्यूट को कैसे डिफाइन करोगे? ज्योमेट्री में जो बिल्कुल शुरुआत होती है वो पॉइंट से होती है ना? पॉइंट, पॉइंट मींस व्हिच इज हैविंग नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट, वही है ना पॉइंट। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, है ना? स्ट्रेट लाइन के बाद फिर आप एंगल पे आते हैं, एंगल के बाद ट्राइंगल पे आते हैं, चीज आगे बढ़ती है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना? क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? यस सर, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल? ऑल स्क्वायर्स आर हां, ऑल स्क्वायर्स आर, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। All squares are parallelogram? ऑल स्क्वायर्स आर, यस सर, But all parallelograms are not squares. ठीक है, पैरेललोग्राम एक बड़ा मैक्रो लेवल पे है, उसमें जैसे जैसे आप स्पेसिफिकेशन डालते जाएंगे, कभी वो स्क्वायर बन जाएगा, कभी रेक्टेंगल बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। ठीक है। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम व्हाट इज ट्रेपीजियम? इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं बनकर ऑल इक्वल ऑन, मतलब जो एंगल होते हैं वो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। नो, ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल केवल एक पेयर होता है, एक पेयर पैरेलल होता है, दोनों पेयर पैरेलल नहीं होते, वो ट्रेपीजियम इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये 6-7 क्लास में पढ़ेंगे, है ना? ट्रेपीजियम, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्ट्रेट लाइन, एंगल। आप सर्कल को डिफाइन करो। So it is a closed curve. The angle is 360 degree. It is a closed curve whose angle is Which makes a complete angle of 360 degree. Yes, so as a define करेंगे locus of a point such that while hitting that point in 360 degree creates locus of height on that point is known as circle. 360 डिग्री तो कई तरीके से घूम सकता है ना, जैसे 360 डिग्री तो ऐसे भी घूम सकता है, ये देखो 360 घूम के वापस, बट इज नॉट ए सर्कल। सर एक पर्टिकुलर रेडियस, हाँ वो आए, जब तक आप उसको डेफिनेशन में नहीं डालोगे तो सर्कल नहीं बनेगा। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच rotates in certain fashion so that its distance from a fixed point is always same, it's constant or same. That is the circle. बैठो। राहुल, इलिप्स क्या है? इलिप्स इक्वेशन याद है आपको, है ना? डेफिनेशन, जैसे सर्कल एक लोकस है ना किसी पॉइंट का, इसी तरह से इलिप्स भी किसी पॉइंट का लोकस है, पैराबोला भी किसी पॉइंट का लोकस है, हाइपरबोला भी किसी पॉइंट का लोकस है, इनवॉल्यूट भी किसी पॉइंट का लोकस है। Each and every curve is the locus of a point. Hypocycloid, epicycloid are the locus again, है ना? बिंदुपथ, हिंदी में क्या कहते हैं लोकस को? बिंदुपथ। जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे वो ऐसी डेफिनेशन याद करते हैं। तो इलिप्स के लिए देखो क्या करते हैं, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक F1 और एक F2। ठीक है, इधर एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। अब कोई पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से कितनी डिस्टेंस पे है? ये तो हो गया PL। फोकस से कितनी डिस्टेंस पे है? ये हो गया PF1। एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है। आपके पास दो डिस्टेंस है। अब इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का रेशियो लेस देन 1 है और फिक्स्ड है, लेस देन 1 है और फिक्स्ड है। ठीक है, तब उस लोकस को वो जनरेट जो होता है वो इलिप्स जनरेट होता है। जैसे जैसे मूवमेंट के बाद में मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी और फोकस से डिस्टेंस ये हो जाएगी।
तो ये पॉइंट मूव करते करते मान लो यहाँ आ गया, तो यहाँ आने पे इधर डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये फोकस की डिस्टेंस होगी। तो हमेशा पॉइंट क्या लोग घूमते वक्त क्या देखेगा कि मेरी डिस्टेंस फोकस से क्या है, मेरी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से क्या है। दो चीजों से डिस्टेंस मेजर हो रही है, एक लाइन और एक फोकस, और वो रेशियो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 होगा तो इलिप्स है, लेस देन 1 होगा तो हाइपरबोला है। तो आप इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 इसेंट्रिसिटी, ये रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब मेरा तो इनवॉल्यूट से शुरू हुआ था, हमको खामखा इधर पहुंच गए, हेलो साइड इनवॉल्यूट को बताना है। हाँ आप बताइए, point on a line. It is the locus of the point on a line which rotates on the periphery of the circle without specific. और ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, it is a point on a head that we take from here and rotate it, तो वो locus उसका locus हाँ, thread को खोल दिया है ना, तो मुझे thread is centered around the circle and thread is over, है ना? So if you have picked that thread at a particular point, then the locus of that point on the opening will generate a involute. जैसे कि मान लो ये कोन है, ये इसका वर्टेक्स है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? फल्क्रम। ये फल्क्रम ऑफ ए कोन। तो बिवल गियर में जो टीथ कटते हैं वो इसके ऊपर बैठते हैं, ये टीथ है, कोन के ऊपर टीथ कटते हैं, और इस पर गियर में सिलेंडर के ऊपर टीथ कटते हैं, हेलिकल गियर में भी सिलेंडर के ऊपर टीथ कटते हैं। तो पिच सरफेस सिलेंड्रिकल होती है। अब तक हमने जो भी 2 गियर पढ़े, बिवल गियर में हमारी पिच सरफेस जो है वो कैसी है? कोन है, कोन की फॉर्म में, ठीक है, कोन की फॉर्म में। तो अब कोन के कारण क्या होगा, एक तरफ डायमीटर ज्यादा है, एक तरफ डायमीटर कम है। सिलेंड्रिकल सरफेस में तो हर जगह डायमीटर, कहीं से भी कट कर लो तो हर जगह डायमीटर सेम होता है, ठीक है। तो इस पिच सरफेस में मॉड्यूल किसी हर पॉइंट पे सेम मॉड्यूल होता है, हर पॉइंट पे मॉड्यूल सेम होता है उसमें, इस पर में सिलेंड्रिकल सरफेस में। लेकिन इस केस में इस पॉइंट पे कट करेंगे तो मॉड्यूल ज्यादा, उसके बाद कम, फिर कम, फिर कम, सबसे कम स्मॉल एंड पे होगा, सबसे ज्यादा लार्ज एंड पे होगा। बहुत सारे मॉड्यूल बन जाएंगे। बिवल गियर के केस में द मॉड्यूल इज नॉट फिक्स्ड। स्मॉल एंड पे मॉड्यूल अलग होगा, बिग एंड पे मॉड्यूल अलग होगा, मिड पॉइंट पे मॉड्यूल अलग होगा, क्योंकि उसका डायमीटर ही अलग अलग है, कोन की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका ये एक्सिस है। अब मान लो ये पिनियन है, तो ये पिनियन की कैसी सरफेस है? कोनिकल सरफेस है, ठीक है, कोनिकल सरफेस। अब इसको मैंने यदि आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट क्या आ गया? ओ पॉइंट आ गया, ठीक है, ओ पॉइंट आ गया। अब इस ओ पॉइंट के साथ में इस लाइन का जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? पिच एंगल, ठीक है, क्या कहेंगे? पिच एंगल। अब देखो यहाँ पर टीथ काटा है मैंने, तो ये मैंने टीथ दिखा दिया आपको कुछ इस तरह से, वो भी ट्रायंगल के फॉर्म में होगा। कोन को यदि मैं कट करूं, जैसे मैं सिलेंडर को कट करूं तो मुझे रेक्टेंगल मिलता है, ठीक है। यदि मैं कोनिकल सरफेस को कट करूंगा तो मुझे ट्रेपेजियम मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेपेजियम को दिखाया है, ये कोन का एक कट है, सेक्शन है उसका, ठीक है, और इसके ऊपर टीथ कटा हुआ है। तो टीथ भी ये मेरा एक्चुअल टीथ है, दिस इज द टीथ, ठीक है। तो ये टीथ की क्या है? हाइट है, ठीक है, टीथ की हाइट है। अब इस हाइट में से कुछ पार्ट अडेंडम होगा, मान लो मैं यहां से एक पॉइंट खींचता हूं,
ये मैंने यहाँ मिला दिया, ये मिला दिया, इसके सेंटर से एक लाइन खींची। ध्यान से देखो, तो ये वाला पॉइंट, अपर वाला पॉइंट क्या है, अडेंडम को रिप्रेजेंट करेगा, बिलो वाला पॉइंट एडेंडम को, और बीच वाला जो पॉइंट है वो पिच पॉइंट है, वो बेसिकली क्या है, पिच पॉइंट। ठीक है, तो पिच पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो पिच लाइन है, जो अडेंडम से लाइन जा रही है वो अडेंडम लाइन है, और जो रूट से जा रही है वो रूट लाइन है, डिडेंडम लाइन। ठीक है, तो पिच लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ पिच एंगल, तो गामा मतलब पिच एंगल, द एंगल ऑफ द पिच लाइन विद द एक्सिस ऑफ द गियर। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ द गियर, तो एंगल ऑफ द पिच लाइन विद द एक्सिस ऑफ द गियर इज द पिच एंगल। द एंगल ऑफ द अडेंडम लाइन, ठीक है, एंगल ऑफ द अडेंडम लाइन with the axis of the gear is the face angle. Top surface को क्या कहेंगे, face, तो angle of the face with the axis of the gear is the face angle. Similarly, angle of the dedendum with the axis of the gear is the root angle, वो root angle। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 एंगल होते हैं, तो वो 5 एंगल क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले तो एक गामा रहता है जिसे पिच एंगल, इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। उसके बाद एक आपका अडेंडम एंगल होता है, उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अडेंडम एंगल। ठीक है, डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करेंगे डिडेंडम एंगल, डिडेंडम एंगल। ठीक है, अब आप ये देखो, ये कौन सी लाइन है, अडेंडम लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी है, पिच लाइन। पिच लाइन और अडेंडम लाइन की